अर्शी ने चुपके से किया झनक और अनिरुद्ध की डीएनए टेस्ट। 25 साल बीत गए, चेहरे बदल गए, लेकिन बोस परिवार के पापों का घड़ा अब भरने वाला नहीं, बल्कि फूटने वाला है। आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर अनिरुद्ध बोस के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। 20 साल बाद उसके सामने आएगी उसकी सगी बेटी, उसकी झनक की निशानी, और साथ में आएगी वो डीएनए रिपोर्ट जो अर्शी मुखर्जी के झूठ के साम्राज्य को माचिस की तीली दिखा देगी। हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे ड्रामा एडिक्ट्स, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे टीआरपी के वफादार सिपाहियों। फिल्म सिटी के मेरे साथ नहीं, पूरे 15 खुफिया सूत्रों ने आज सुबह 4 बजे, जब पूरी दुनिया रजाई में थी, मुझे सेट नंबर 11 के पीछे से एक खबर लीक की है। वो खबर सुनते ही मेरे हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। सेट पर जो शूट हुआ है ना दोस्तों, वो सीन देखकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट दादा, लाइटमैन, यहाँ तक कि जनरेटर वाले भैया भी रो पड़े। वो पल जिसका इंतजार हम लीप से पहले से शो के पहले प्रोमो से कर रहे थे, वो अब बस हमारी टीवी स्क्रीन से कुछ ही एपिसोड्स दूर है। मैं हूँ आपकी होस्ट रिया, और आप देख रहे हैं टेली ड्रामा अपडेट्स, जहां सिर्फ स्पॉइलर नहीं देते, हम तो आपके इमोशंस के साथ पूरा रोलर कोस्टर राइड खेलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस महाभारत की, उस कुरुक्षेत्र की, जहां खून का रिश्ता पाले हुए झूठे रिश्ते को रौंद देगा, जहां एक बाप अपने सगे बेटे को 20 साल बाद पहली बार देखेगा, नफरत करेगा, उसे सड़क छाप कहेगा, लेकिन उसका दिल अंदर से चीख चीख कर कहेगा, अनिरुद्ध रुक जा, यह तेरी ही है। आज हम खोलेंगे अर्शी और सृष्टि मुखर्जी की उस 20 साल पुरानी साजिश की काली फाइल, जिसके पन्ने अब खून के आंसुओं से लिखे जाएंगे। 27 नवंबर 2025 का एपिसोड तो बस एक हल्की सी चिंगारी थी, लेकिन फिल्म सिटी में जो 4 घंटे का महा एपिसोड और महासंगम शूट हो रहा है, वो पूरा का पूरा ज्वालामुखी है। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं आने वाले महातूफान को। चैप्टर 1, भूख हड़ताल और इतिहास का दोहराव। इतिहास रिपीट्स इटसेल्फ। कहानी की शुरुआत होती है उसी सीन से जिसने कल हमारे दिलों में आग लगा दी थी। कॉलेज हॉस्टल की कैंटीन बंद। जरा सोचिए, एक लड़की जो अपने घर से दूर है, जिसके पास पिता का नाम नहीं है, उसे तोड़ने के लिए प्रिंसिपल ने खुद का खाना खुद लाओ या भूखे मरो। अरे भाई, यह कोई संयोग नहीं था, यह अर्शी और सृष्टि की रची हुई एक घिनौनी और वेल प्लान्ड साजिश थी। उनका मकसद सिर्फ एक था, इस नई लड़की झनक की बेटी का स्वाभिमान कुचलना, उसे घुटनों पर लाना, और उसे यह याद दिलाना कि वो एक मामूली लड़की है, जिसकी कोई औकात नहीं। आपको याद है ना? थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। ठीक यही सुलूक 20 साल पहले बॉस हाउस में हमारी पुरानी झनक नूतन के साथ होता था। किचन से दूर रखना, भूखा रखना, बासी खाना देना और कहना, तेरी औकात नौकरानी की है। आज ठीक 20 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वही भूख, वही आंसू, वही बेप्सी। लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। उस वक्त अनिरुद्ध बोस बड़ी माँ और समाज के डर से चुप रहता था, रजाई में मुंह छिपा कर रोता था और बाद में चोरी छुप के माफी मांगता था। लेकिन आज हमारे पास अनिरुद्ध बोस नहीं, बल्कि ऋषि चैटर्जी है। वो लड़का जो पुलिस की वर्दी में नहीं, बल्कि अपने प्यार की वर्दी में आता है। अनिरुद्ध अगर राम था, जो मर्यादा में बंधा था, तो ऋषि परशुराम है, जो अन्याय देखते ही फरसा उठा लेता है। मैंने अपनी आंखों से मॉनिटर पर सेट पर ऋषि का वो सीन देखा, जहां वो हॉस्टल गेट पर गार्ड की गिरेबान पकड़ता है। बारिश हो रही है और ऋषि धाड़ता है, यह इलाका मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है और इस हॉस्टल की हर लड़की की सुरक्षा, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब मेरी जिम्मेदारी है। गेट खोलो वरना वर्दी का रोब नहीं, हाथ का जोर दिखाऊंगा। ओह माय गॉड। सीटियां बज गई सेट पर। यह सिर्फ थाने की बात नहीं थी, यह अनहा ऐलान था कि अब झनक की बेटी की हर सांस, हर निवाला, हर अपमान का बदला ऋषि लेगा। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब झनक की बेटी ने वो टिफिन लेने से इनकार कर दिया। उसका वो डायलॉग, सर मुझे भूखे रहने की आदत है, यकीन मानिए
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या स्वाभिमान था उसमें? अर्शी और सृष्टि का चिल्लाना, टिफिन को बैग में छिपाना, यह सब क्या इशारे हैं? यह संकेत है कि अब चैटर्जी हाउस में कोल्ड वॉर नहीं, बल्कि ओपन वॉर शुरू हो चुका है। एक तरफ अर्शी और अदिति की चमचागिरी करने वाले इंदु, सृष्टि, अप्पू और वो पूरा जहरीला गैंग जो चाहते हैं कि अनिरुद्ध की जिंदगी बस झूठ कर टिकी रहे, और दूसरी तरफ वो लोग जो सच को बिना जाने भी महसूस कर रहे हैं। पुतुल, जेठू और अब ऋषि। मेरे खुफिया सूत्र बता रहे हैं, अगले 15 एपिसोड में पुतुल को स्टोर रूम की सफाई करते वक्त एक पुराना फोटो एल्बम मिलेगा। उसमें झनक की कुछ ऐसी तस्वीरें होंगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी, और जब वो नई लड़की को कॉलेज फंक्शन में देखेगी तो पुतुल को हार्ट अटैक जैसा झटका लगेगा। पुतुल ही वो पहली कड़ी बनेगी जो अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसे आईना दिखाएगी और कहेगी, दादा, जिसे तुम पत्थर समझकर ठुकरा रहे हो, वो हीरा है, तुम्हारा अपना हीरा। अब आते हैं उस लड़की पर जिसने अनिरुद्ध ने अपनी पलकों पर बिठाकर रखा है, अदिति मुखर्जी उर्फ मून। दोस्तों, यह लड़की अर्शी की कार्बन कॉपी नहीं, बल्कि उसका अपग्रेडेड वर्जन है, अर्शी प्रो मैक। फिर झूठ बोलकर अन्याय किया। हम अलग हो चुके हैं, तो वो सिर्फ एक प्रेमी का ब्रेकअप नहीं था, वो अनिरुद्ध बोस के लिए 1000 वाट का रेड अलर्ट था। अनिरुद्ध अपनी इस पालिपसी बेटी अदिति के लिए दुनिया जला सकता है। उसे लगता है कि अदिति उसकी दुनिया है, उसकी सांस है। अब जब उसे पता चलेगा कि कोई सस्ती मिडिल क्लास लड़की, जो असल में उसकी सगी बेटी है, उसके दामाद ऋषि को छीन रही है, उसकी लाडली अदिति की आंखों में आंसू ला रही है, तो अनिरुद्ध बोस शांत नहीं बैठेगा। वह एक पिता नहीं, एक राक्षस बन जाएगा। अनिरुद्ध को लगेगा कि इतिहास फिर दोहरा रहा है। जैसे जनक ने उसे अर्शी से दूर किया था, उसकी नजर में वैसे ही यह नई लड़की अदिति से ऋषि को दूर कर रही है। नफरत की आग अनिरुद्ध की आंखों पर पट्टी बांध देगी। वो अपनी ही बेटी को बर्बाद करने की कसम खा लेगा। चैप्टर 4 में बाप और बेटी के बीच का महाक्राव शुरू होता है। यह एक ऐसा सीन है जिसे सेट पर 18 रीटेक्स के बाद शूट किया गया, क्योंकि अनिरुद्ध अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे थे। माहौल तूफानी था, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। सेट पर एक क्लासिक स्टार प्लस वेदर था, खिड़कियां खड़खड़ा रही थी, और अनिरुद्ध बोस गुस्से में आग बबूला अपनी कार से उतरते हुए हॉस्टल के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं। वो उस लड़की को ढूंढ रहे थे जिनके बारे में उन्होंने सुना था, वह लड़की जिसने उसकी बेटी अदिति की जिंदगी में जहर घोल दिया था। जैसे ही वह उसे देखता है, अनिरुद्ध दहाड़ता है, तुम हो वो लड़की? तुम कौन होती हो मेरी बेटी अदिति की जिंदगी में जहर घोलने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के मंगेतर पर डोरे डालने की? अनिरुद्ध हाथ उठाता है, शायद उसे थप्पड़ मारने के लिए या सिर्फ डराने के लिए, लेकिन तभी झनक की बेटी मुड़ती है। उसके हाथ में एक किताब है और सेट पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लाइटिंग अनिरुद्ध के चेहरे पर पड़ती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द नजर आता है। वो आंखें, वही बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें जो 20 साल पहले उसे निहारती थी। वही माथे पर पड़ा बल, बिल्कुल झनक जैसा, वही होठों की कंपन और वो स्वाभिमान जो अनिरुद्ध ने सिर्फ एक ही औरत में देखा था। अनिरुद्ध का हाथ हवा में जम जाता है और उसे एक ऐसा झटका लगता है जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों के सामने 20 साल पुरानी झनक खड़ी हो गई है। उसका गुस्सा, उसकी नफरत एक पल के लिए कंफ्यूजन में बदल जाती है। लेकिन झनक की बेटी डरती नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़ाती है और पलटकर बोलती है, मिस्टर बोस, हाथ नीचे रखिए। आप अमीर होंगे अपने घर में, अपनी बेटी को संस्कार सिखाइए, मुझे नहीं। मैं गरीब हो सकती हूँ, अनाथ हो सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह अमीरी की गुलाम नहीं हूँ। मेरा ज़मीर बिकाऊ नहीं है जो आपके चिल्लाने से डर जाएगा। उस एक पल में अनिरुद्ध को लगता है कि समय 20 साल पीछे चला गया है। उसे उस लड़की में अपनी ही जिद, अपना अहंकार और झनक का वही निडरपन दिखता है।
कैमरा अनिरुद्ध के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में अजीब सी नमी है, उसका गला रुंधा हुआ है। वह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। उसके होंठ फड़फड़ाते हैं। आखिरकार वह लड़खड़ाते हुए वहां से चला जाता है और अपनी कार में बैठकर स्टीयरिंग व्हील पर सिर रख देता है। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक सवाल बज रहा होता है, यह लड़की कौन है? इसे देखकर मेरा दिल क्यों बैठ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने झनक को दोबारा देख लिया? चैप्टर 5 की शुरुआत होती है इंडियन टीवी के सबसे पुराने, घिसेपिटे लेकिन सबसे भरोसेमंद हथियार से, हॉस्पिटल ड्रामा। मेरे सूत्रों के मुताबिक हॉस्टल में चल रहे मानसिक तनाव, भूख, हड़ताल और शायद अर्शी के गुंडों द्वारा किए गए एक छोटे से एक्सीडेंट या सीढ़ियों से धक्का या कार एक्सीडेंट की वजह से झनक की बेटी बुरी तरह घायल हो जाती है। सड़क पर खून बह रहा है और बारिश का पानी खून के साथ मिलकर बह रहा है। ऋषि उसे अपनी गोदी में उठाकर हॉस्पिटल दौड़ता है। उसकी सफेद शर्ट खून से लथपथ है और वह चिल्ला रहा है, आंखें खोल, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैंने वादा किया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर चिल्लाते हैं, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा है, रेयर ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव या जो भी अनिरुद्ध का है, तुरंत डोनर चाहिए, हमारे ब्लड बैंक में स्टॉक नहीं है। ऋषि का ग्रुप मैच नहीं करता, पुतुल का मैच नहीं करता। और फिर किस्मत का खेल देखिए, उसी वक्त उसी हॉस्पिटल में अनिरुद्ध बोस अपनी नकली बेटी अदिति के किसी माइनर चेकअप या अर्शी की किसी बीमारी के लिए मौजूद होता है। शोर सुनकर अनिरुद्ध आता है और ऋषि उसे भीगी आंखों से देखता है। ना चाहते हुए भी अपनी ईगो को साइड में रखकर ऋषि को कहना पड़ता है, बड़का या सर, इसे बचाइए, इसका ब्लड ग्रुप आपसे मैच करता है, प्लीज आज इंसानियत के लिए हाँ कह दीजिए। अनिरुद्ध एक पल के लिए हिचकिचाता है, उसे उस लड़की से नफरत है, उसे लगता है वह उसका दुश्मन है, लेकिन वो अनिरुद्ध बोस है, वह किसी को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। वह अपना कोट उतारता है, आस्तीन ऊपर चढ़ाता है और अब शुरू होता है वह मैजिकल मोमेंट। ऑपरेशन थिएटर में 2 बेड पास पास हैं, एक नली अनिरुद्ध के हाथ में है और दूसरी उस लड़की के हाथ में। लाल रंग का जीवन अनिरुद्ध के शरीर से निकलकर उस लड़की में जा रहा है। जैसे ही अनिरुद्ध का खून उस लड़की की रगों में दौड़ना शुरू करता है, अनिरुद्ध को एक अजीब सी कंपकंपी महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जान उसके शरीर से निकलकर उस लड़की में जा रही है, लेकिन इस बार उसे दर्द नहीं, सुकून मिल रहा है। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा है। बैकग्राउंड में शो का टाइटल ट्रैक धीमी और इमोशनल ध्वनियों में बज रहा है। खून अपने खून को पुकारता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अर्शी शीशे से यह सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होती हैं। उसके माथे पर पसीना और हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर यह ब्लड रिपोर्ट बाहर आ गई या डॉक्टर ने मैचिंग डीएनए की बात कर दी तो 20 साल पहले का बेबी स्वैप का सच सामने आ जाएगा। वह सच जिसे उसने मेरा बच्चा मर गया और झनक का बच्चा मर गया के झूठ तले दबा दिया था। अर्शी जानती है कि अदिति उसकी सगी बेटी नहीं है, या शायद गड़बड़ी कुछ और है। हो सकता है अदिति गोद ली हुई हो, और अगर अनिरुद्ध को यह सच पता चल गया कि वह अनाथ लड़की, जिसे उसने सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया था, असल में उसकी और झनक की प्यार की निशानी है, तो अनिरुद्ध अदिति को नहीं बल्कि अर्शी को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा और उसे जेल भिजवा देगा। चैप्टर 6 की ओर बढ़ते हुए आने वाले 40 एपिसोड्स की प्रेडिक्शंस और स्पॉयलर्स सामने आते हैं। आने वाले एपिसोड्स में अर्शी और सृष्टि की साजिशें और भी खतरनाक हो जाएंगी। प्रिंसिपल को पैसे खिलाकर रेस्टिकेशन करवाना तो एक छोटी बात होगी। अब हॉस्टल की दीवारों पर पोस्टर लगेंगे, होम ब्रेकर। लड़कियों से झूठी गवाही दिलवाने की साजिश रची जाएगी। अर्शी एक फेक सुसाइड नोट लिखवाएगी झनक के नाम से, जिसमें लिखा होगा कि वह अपनी मर्जी से शहर छोड़कर जा रही है। अर्शी का यही डर होगा कि सच सामने आ गया तो उसकी पूरी जिंदगी उजड़ जाएगी। अब अर्शी और सृष्टि अपने कर्तव्य और गंदे इरादों को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी, लेकिन वह भूल जाएंगी कि यह नई झनक 2005 वाली झनक नूतन नहीं है।
यह नई जनरेशन है, यह लड़ाई लड़ेगी, यह सवाल पूछेगी। और इसका साथ है ऋषि चैटर्जी, जो धर्म और सच्चाई के साथ खड़ा है। हालांकि उसे यह नहीं पता कि वह किसकी बेटी की रक्षा कर रहा है।